हाय, गुड इवनिंग। मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं सेहत की बात। आज हम सेहत की बात में एल्जाइमर्स डिजीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एल्जाइमर्स डिजीज डिमेंशिया का एक बहुत ही कॉमन टाइप है और एल्जाइमर्स डिजीज इन्वॉल्व करता है कुछ पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के जो हमारे थॉट्स को, मेमोरी को, साथ ही साथ लैंग्वेज यानी भाषा को भी कंट्रोल करते हैं या किसी व्यक्ति की डेली एक्टिविटीज करने की क्षमता को काफी हद तक अफेक्ट कर सकता है। यह एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जो माइल्ड मेमोरी लॉस से शुरुआत होती है जिसकी, और पॉसिबली इट लीड्स टू लॉस ऑफ द एबिलिटी टू कैरी ऑन अ कॉन्वर्सेशन and respond to the environment. Memory problems are typically one of the first warning signs of Alzheimer's disease. एक स्टडी से पता चलता है कि शुगरी स्नैक्स, starchy foods and processed meat को मिलाने से एल्जाइमर्स डिजीज होता है वो उसका इंक्रीज होने का, बढ़ने का खतरा काफी हद तक ज्यादा रहता है। People who develop Alzheimer's disease were more likely to combine highly processed meats with starchy foods like potatoes, alcohol, snacks like cookies and cakes. A diet rich in methionine could increase the risk of developing Alzheimer's disease. मिथ्योनिन एक तरह का अमाइनो एसिड है जो रेड मीट, फिश, बीन्स, एग्स, गार्लिक, लेंटिल्स, अनियंस, योगर्ट्स और सीड्स में भी पाया जाता है। चलिए जानते हैं हमारे आज के इस डाइट फॉर अल्जाइमर्स डिजीज के एपिसोड सेहत की बात में। आज हमारे साथ दो हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर कालव मिस्त्री, वो एक हाईली स्किल्ड नोन साइकियाट्रिस्ट है जो सैल्वी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अहमदाबाद में कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। He has a vast experience and he has worked in the field of psychiatry for 8 years. He has given highly expert advice on full range of all types of psychiatric disorders relating to child and adolescent psychiatry, neuropsychiatry, geriatric psychiatry, and drug and substance addiction as well. जो सेक्सुअली रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी उनका काफी वो परामर्श देते हैं अपने पेशेंट्स को। ही हैज बीन अवार्डेड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 में एंड ही इज लाइक द बेस्ट। ही हैज आल्सो बीन अवार्डेड बेस्ट साइकियाट्रिस्ट ऑफ गुजरात एंड आल्सो बीन अवार्डेड साइंस हेल्थ केयर अवार्ड विनर 2021 फॉर एक्सीलेंस इन साइकियाट्री। और साथ ही करिश्मा शाह भी हमारे साथ मौजूद है। शी इज अ हेल्थ एंड फिटनेस कोच और शी इज आल्सो अ वेट लॉस एक्सपर्ट। अल्जाइमर डिजीज में डाइट कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में हम इन दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम डॉक्टर मिस्त्री एंड करिश्मा टू सेहत की बात। Hello, it's a pleasure to be here. Thank you. पहले ये चर्चा को स्टार्ट करने के लिए मैं एक कुछ पॉइंटर्स आपको कुछ बताना चाहूंगी। जैसे एल्जाइमर्स पेशेंट्स के लिए सबसे ये जरूरी होता है कि जिस तरह से वो मेडिकेशन और बाकी चीजें पे असर करता है, कितने हद तक डाइट इन्वॉल्व है करिश्मा, और अल्जाइमर डिजीज को रोकने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक डाइट होनी चाहिए? Thank you, Smita, for the facts that you've told all of us. आपने बहुत सारी चीजें बताई, उसको थोड़ा मैं elaborate करूंगी। और एक और बहुत ही ज्यादा important चीज है जो शायद लोगों को नहीं पता, and I want to talk about that today. Alzheimer's कैसे होता है? ये एक sudden event नहीं है लाइफ में. It doesn't suddenly happen to somebody. It's the cognitive decline of a person. The cognitive decline of a person also happens due to health ailments. And one very, very big thing, and India is on the top category of this, is diabetes. Alzheimer's dementia is actually known as type 3 diabetes. A lot of people don't openly talk about it, but this is something that the whole medical fraternity knows about already, right? So Alzheimer's or dementia, they happen progressively. अगर आप अपने डायबिटीज का जो टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है और ये टाइप 3 हो गया, अगर हमने एक डायबिटिक पेशेंट होने के बाद अगर हमने ध्यान नहीं रखा अपने लाइफस्टाइल का, अपने खान पान का, हमारी दवाइयों का, लाइफस्टाइल ओवरऑल हम कैसे करते हैं, फिटनेस वगैरह, अगर हमने ये चीजों की ध्यान नहीं रखा तो कॉमन चीजें क्या बोलेगा, कोई भी बोलेंगे कि आई साइट में आगे जाके इश्यू होगा, आपके लेग्स में रीनल इशू हो सकता है, किडनी का इशू हो सकता है, but they'll never tell you the main thing, which is cognitive decline. You can suffer from something which is very big, and that is something which we are talking about today. So
एक जो डायबिटीज का नेचुरल प्रोग्रेशन होता है टुवर्ड्स योर लेटर लाइफ, राइट, इज समथिंग विच इज नाउ वेरी वेरी एविडेंटली नोन एज अल्जाइमर्स. ये एक बहुत बड़ा बड़ा कैटेगरी है. तो अगर किसी को जेनेटिक फैक्टर है तो दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. But the more rampant cases that we see over the last 20 decades is of this condition. Is that someone who has diabetes for 20 years, 25 years, and then they've progressed to getting something like this in their late 60s, late 65, now even earlier in 55, 50s also for some people. तो ये एक ध्यान रखने की चीज है कि ये चीज हो सकती है, बहुत ज्यादा कॉमन है और आजकल बहुत ही ज्यादा तादाद में हो रहा है ये. डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो स्टमक है, हम Smita, we've spoken a lot about the way that our gut behaves with our mind, right? And even doctor today will be able to elaborate most probably on something like that with our mind connection to our overall health connection. जो हम खाते हैं वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर होता है. We have to understand that there is something called inflammation in our body, and along with our intestine, our mind and our brain also gets inflamed. So a lot of studies are done, research has been done, and they found out that when you do a scan of a brain with a patient of Alzheimer, you will realize that you will see, alarming amounts of inflammation in their brain. Now this happens because you've not taken care of your diet. आपने diet का ध्यान नहीं रखा है, इसलिए हो रहा है. स्टार्ची खाना आपने मेंशन किया था, पर स्टार्ची खाने से I would actually want to shift the language to number one is that आप ज्यादा तेल, घी, फैट, मलाई, चीज, बटर नहीं खा सकते. आपको ये सारी चीजों का एक बैलेंस करना पड़ेगा. कोई नहीं बोल रहा है कि अगर आपको डायबिटीज है या अगर you are a candidate for something like Alzheimer's in the future or for dementia in the future, you can't enjoy things in life, but you have to create a balance. Fatty foods trigger inflammation का सबसे बड़ा होता है. मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स इसको ट्रिगर करते हैं क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करता है बॉडी में, एंटीबॉडीज इंक्रीज कर देता है ये. दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की है मोस्ट प्रोबेबली इज शुगर. अगर खाने में बहुत ज्यादा शुगर होगा, हर एक चीज जो आप खा रहे हो उसमें बहुत ज्यादा शुगर है, इन्फ्लेमेशन शुगर भी कॉज करता है. चाय कॉफी में आप शुगर ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम, उसको नहीं बोलते हम. पर अगर आप पूरे दिन में सिर्फ शुगरी खाना ही खा रहे हैं, प्रोसेस पैकेज खाना ही खा रहे हैं, जिससे आपके इंसुलिन लेवल्स डगमगा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में और माइंड में बढ़ने वाला है. ये दो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि फैट कंटेंट हमें कम करना है और शुगर कंटेंट हमें बैलेंस रखना है. जो मिनिमम हम खाते हैं उतना ही खाना है हमको. ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर एनीबडी हु इज अ कैंडिडेट फॉर something like a mental health disorder or something like Alzheimer's, something like memory loss, something like dementia. So these two things very important, and along with that, when we progress further, we'll speak about what is it that we can have also. जी जी. और जिस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने शेयर किए, ये काफी अलार्मिंग है. जो जितने लोग हैं, द नंबर ऑफ पीपल लाइक हु आर लिविंग विद द डिजीज, एवरी ईयर इट गेट्स डबल्स. तो 5 years बियॉन्ड जो 65 के पहले या 70 के आगे अगर ये बीमारी देखी जा रही थी, अब वो कुछ कम उम्र के लोगों में भी देखी जा रही होती है. यंगर पीपल भी अल्जाइमर्स डिजीज को होता है, यंगर पीपल को भी, बट थोड़ा कॉमन कम होता है. WHO के एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2015 तक 47 मिलियन लोग, यानी 5% हमारे एल्डरली पॉपुलेशन का 5%, 5% डिमेंशिया से पीड़ित है. 2030 तक यह बढ़कर 75 मिलियन यानी 75 मिलियन हो जाएगा, और 2050 तक यह 132 मिलियन यानी 132 मिलियन हो जाएगा. यहाँ पर डॉक्टर मिस्त्री, आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगी कि बहुत बार हम ये अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एल्डरली पॉपुलेशन में ये बीमारी काफी आम देखी जा रही है, इसकी संख्या काफी बढ़ रही है. लेकिन मोटे मोटे तौर पे अल्जाइमर्स डिजीज है क्या, और इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली क्या ये ट्रीटेबल है? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो रिगार्डिंग व्हाट इज अल्जाइमर डिसीज. अल्जाइमर डिसीज को हम डिमेंशिया भी बोल सकते हैं या चित्तभ्रम भी बोल सकते हैं, स्मृति नाश में अलग अलग टर्मिनोलॉजी की, अलग अलग लोकल लैंग्वेज के हिसाब से उसके टर्मिनोलॉजी में. लेकिन जो डिमेंशिया है, वी ऑलरेडी टॉक रिगार्डिंग WHO जो ऑफिशियली डिक्लेयर कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज मैंडेटरी. व्हाई दिस इज? बिकॉज़ नाउडेज वी आर सीइंग दैट नियरली 40% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ साइकियाट्रिक इलनेस, including the mental health compromise during their entire life between 18 years to up to the 65 to 85 years.
Now since last 2 days we are going through the pandemic like the COVID pandemic, and we are already seeing around with the 40% of ratio should be increased up to the 60% and 80%. Now the WHO is officially warning day by day, yearly by year, as you already mentioned, the research scale, the mental health compromise is already declined in the general population. India would be the second most common of the country in which the maximum population of the mental compromised patients are there. First number would be the China. And as per your judgment, we can know as the dementia would be the seventh cause of disability right now. In next 2025 2030, dementia would be the number third causes of the disability for the mental illness after the diabetes and the blood pressure. So the WHO officially declares that mental illness is officially compulsory. Now we declare again what is dementia. Dementia is a neurodegenerative process. As the age goes on, the brain surface in the brain cells are decline. After the brain cells has been declined, there is a difference in the memory parts, attention parts, cognitive, problem-solving exercise, decision-making process. And she rightly said about the confusion and the memory loss and the foggy mind. So we already know that the dementia already start after the 55 and 65 years of the age. As you said, about nearly 5 to 10% of the cases, normal general population started early age of the dementia, moderate dementia, and the severe dementia. After 85, out of 3 patients, nearly each and every patient is suffering from the dementia. So nowadays, because of the stressful life, as we know regarding the hectic life, everybody is running behind the chasing the life. आजकल हम देख रहे हैं भागदौड़ वाली जमानी है, छोटे से बच्चे को लेके यंगस्टर से मिडिल एज क्राइसिस ओल्ड एज, सब लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस में, व्हाटएवर इट मे बी द रीजन, इट मे बी अ फाइनेंशियल रीजन, फैमिली रीजन, सोशल रीजन, या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड सम फैमिली इश्यूज और द जेनेटिक और द मेडिकल कंडीशन. बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट्स our brain is suddenly compromised, too much active, too much overloading, we have lacking of the sleep, and we have continuous remain in the stress. And because of the stress, the neurodegenerative process has been charged at the age of 35 to 40 years of age. Previously, we know regarding the diabetes, cholesterol, and blood pressure has been occur at the age of 50, 55, 60 years in our grandmothers and the mother age. Now we are running in the OPD. We saw the midnight emergency at 12 a.m. Nearly 30 to 35 people of the male or female comes with the chest pain, ghabramat, becheni, palpitation, history of stroke, and the epilepsy. Now we see regarding the young age, because of the lifestyle related disorder and because of the faulty diet habits and excessive junk food, lack of sleep, various kinds of addiction, nutrition disability, B12 deficiency, vitamin D deficiency, already brain compromise has been declined. So we mainly regarding the what is the diet and the gut reflex. As she mentioned regarding the we have already brain is just like the engine of our all the body. So brain should be a calm, composed with the fully fertile, proper sleep and proper dietary habits has been taken. Because serotonin, dopamine, and noradrenaline, which are the mainly the mood hormones, which we call as the happy hormones, which are responsible for our moods, our emotions, and our feelings. These are all connected to our gut. As we know regarding the brain gut reflex are there. हम जो भी अपना अच्छा खाना खाते हैं उसकी वजह से हमारे जो मूड हार्मोन्स बनते हैं और हमारा मूड स्विंग्स रहता है. सो आजकल देख रहे हैं कि डाइटरी हैबिट्स तो फॉल्टी हो रही है, जंक फूड का जमाना हो गया, जैसे कि ऑनलाइन डिजिटल कनेक्शन इमोशन ज्यादा बढ़ गए, इसी तरह फास्ट फूड फास्ट ईटिंग की वजह से फास्ट फूड का जंक्शन सिनेरियो में बढ़ रहा है. इसीलिए जल्द एज में अपने ब्रेन और मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है. तो मेनली फॉर द डिमेंशिया, टू प्रिवेंट द रोल ऑफ द डिमेंशिया, वी आर रिगार्डिंग द माइंड डाइट. व्हाट इज माइंड डाइट? आजकल हम देख रहे हैं कि पीछे तुम्हें फिजिकल सैनिटाइजर की जरूरत है, उसकी वजह से ब्रेन सैनिटाइजर की भी जरूरत है. व्हाट इज द ब्रेन सैनिटाइजिंग एक्टिविटी? Brain sanitizer is actually main regarding the healthy food, healthy diet, healthy habits, and the good sleep of 6 to 8 hours of the sleep. As we know about the dementia diet, and today's topic regarding the dementia diet, so we call this the mind diet. It is a Mediterranean intervention for degenerative disorders. What is the mind diet? Mind diet is mainly for the high protein diet, which contains the low carbohydrates and the low saturation fatty acids, which contains mostly the green leafy vegetables, various type of berries like blueberries, and the nuts with omega-3 fatty acids, and various type of fish oil, fish oils, and the olive oils, and the wine, and low carbohydrate diets and the ketogenic diets. These all diets we call as a mild diets, which prevent the progression of the Alzheimer. जी, ये तो हमारे सिम्टम्स हो गए, और किस तरह से हमने देखा कि इंडिया में डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट्स काफी बढ़ रहे हैं. और डॉक्टर मिस्त्री, क्या डाइट का इस डिजीज के प्रिवेंशन पे, कंट्रोल पे कोई भी असर है? डाइट कितना बड़ा रोल प्ले करता है
डिमेंशिया पेशेंट्स के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो क्योर फॉर द अल्जाइमर डिसीज। जैसे कि मैडम ने बताया ऐसे कि जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड एक बार बॉडी में आ गया तो वो सिर्फ दवाई से कंट्रोल रहता है, वो जड़ मूल से मिटता ही नहीं। वैसे ही तरह अल्जाइमर इज जस्ट लाइक ए रिलेटेड प्रोसेस। जैसे कि हड्डियों का घसारा होता है तो ब्रेन का भी घसारा होने ही लगता है। वो पहले 65, 75, 85 इयर्स में होता था, लेकिन अब लाइफस्टाइल की वजह से वो नियरली 50, 45, 35 इयर्स में हो रहा है। तो जो डाइट का जो मेन रोल है वो प्रोटेक्टिंग रोल है। The diet is mainly called as a serotonin, dopamine, or and for the neuronal connection, we have to get a proper balanced diet. और प्रॉपर डाइट अच्छे से रखोगे, जो अल्जाइमर की जो प्रोसेस है उसमें जो न्यूरोफेमिनिन, जो टेंजेंस बोलते हैं, जो प्लेक्स बोलते हैं, वो जो ब्रेन कनेक्टिव इश्यू में क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से डिमेंशिया के क्राइटेरिया रहते हैं, फॉरगेटफुल रह जाता है, मूड स्विंग्स होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड द पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। तो जो स्विंग्स इन बिहेवियर हो सकता है तो डाइट का बहुत ही बढ़िया प्रकार है। और इसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिमेंशिया के क्राइटेरिया होते हैं। तो हम डाइट अच्छे से फॉलो रखें जिसमें हाई प्रोटीन डाइट्स हो, जैसे कि पहले बताया विटामिन ए हो, विटामिन ई, ऑक्सीडेंट्स हो, B12 हो और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो। वो ब्रेन की कनेक्टिविटी से ब्रेन ग्रोथ करने में प्रोवोक करना है। और ज्यादातर जो ब्रेन रीजनरेटिव प्रोसेस है उसको वो फ्लेक्सिबल और स्टॉप रख देता है। तो जो डिमेंशिया के जो साइंस जो अर्ली एज में जो हम रह सकते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। और करिश्मा, कीटोजेनिक डाइट कितने हद तक कारगर होता है अल्जाइमर्स डिजीज में? Actually, the ketogenic diet was made for people like this. हमारा जो कॉन्सेप्ट है कीटोजेनिक डाइट का, ये यहाँ से शुरू हुआ था कि जैसे फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी के बच्चे होते हैं जिनको एपिलेप्सी के अटैक्स आते हैं, अल्जाइमर के एकदम ही लास्ट स्टेज के ऊपर पेशेंट्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, स्पेशली इन द साइक्लिस्ट्स दैट आर देयर। सो द कीटोजेनिक डाइट वाज प्राइमरीली मेड फॉर दिस कैटेगरी ऑफ पीपल। अब विद द ऑनसेट ऑफ कि इससे वेट लॉस होता है, इससे वेट लॉस होता है, हमने उसको एकदम ब्लो करके इसको एकदम सेंसेशनल कर दिया बॉलीवुड में। बट द ट्रूथ इज दैट इज नॉट मेंट फॉर जनरल पब्लिक। इट्स अ वेरी टफ डाइट, स्मिता, इट्स अ वेरी वेरी टफ डाइट, और ये सब लोग नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। दैट इज द रीजन वाई एक कैटेगरी है जो अगर ये करेगा तो उसको उसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मैंने अभी आपको समझाया था इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो क्या होता है कि जब हम कीटो का मतलब ये है कि हमारा यूजुअल फैट कंटेंट 70% का होगा, हमारा गुड फैट कंटेंट 70% का होगा, और जो 30% हमारा जो प्लेट में है वो 30% वेजिटेबल से आ सकता है, या कोई भी दूसरा कोई भी एक जो कार्ब्स, लो कार्ब जो फ्रूट्स हो गए हमारे, या हमारा वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए हमारे, वो उतना पोर्शन उतना 30% का है। नाउ what this does ideally is that it keeps our insulin levels absolutely stable, क्योंकि कार्ब्स लो हो गया तो हमारे इंसुलिन लेवल्स फ्लक्चुएट ही नहीं होने वाले। आप शुगर नहीं देने वाले हो, आप अपने आप को दूसरा कोई भी ग्रेन नहीं देने वाले हो, आप सिर्फ थोड़े थोड़े वेजिटेबल्स खाओगे और आप सबसे ज्यादा गुड फैट्स कंज्यूम करोगे। तो इससे हमारा एक बार जब इंसुलिन लेवल स्टेबल हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, बॉडी में और माइंड में इन्फ्लेमेशन कम होने लगता है धीरे धीरे। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से कीटो प्लान किया गया था। अब ये बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि जैसे मैंने समझाया कि अगर कोई भी इंसान हो वो लंबे समय तक सिर्फ ज्यादा बड़े क्वांटिटी में फैट खाने लगे तो वो हानिकारक हो जाता है। इसलिए इसको बैलेंस करना पड़ता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड कीटो साइक्लिंग। So if there is a patient, and if they are put on a good diet, wherein doctor very rightly mentioned, the mind diet, right? So if there is something where we're controlling an aspect where the patient already has something like Alzheimer's or like dementia, and we will only give them foods which are high in fat on certain occasions. We will cyclic in a way where we're doing a proportion, a good balance of everything. Going on a complete ketogenic diet is absolutely not recommended for anybody, apart from, as I said, very 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 rare few cases. There is always a cycle where थोड़े टाइम तक ये डाइट फॉलो करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे और फिर वापस वो साइकिल पे आएंगे जहां से हम उसको बैलेंस कर सके। तो दूसरी सारी चीजों का भी हमें दूसरे सारे ग्रेन्स हैं, मिलेट्स हो गए, थोड़े सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब का भी हम धीरे धीरे खान पान में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट सब यहीं से मिलते हैं हमको। So we can't completely remove something out of our diet. The idea is to be able to cycle it and balance it in a way, especially for people who have this condition. कई बार कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड सजेस्ट किए जाते हैं जो खासकर अल्जाइमर्स डिजीज में
बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कुछ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, बेरीज हो गए, फिश हो गए। ये अगर हम अपने डाइट में शामिल करेंगे, साथ ही साथ अपने वी कैन इफ वी आर कटिंग डाउन ऑन आवर रिफाइंड शुगर्स, जो हमारा प्रोसेस्ड शुगर है, Yes. उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हाई सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल्स है, बहुत सारे ऐसे खान पान है, ऐसे खाने की चीजें हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट्स कई ज्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, उस पर भी कंट्रोल करेंगे तो काफी हद तक डिमेंशिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने डाइट के थ्रू। करिश्मा, बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो डाइट तो ये रेफर करते ही हैं, साथ ही साथ चूंकि ये एक ऐसा एक स्टेज है, इट इज लाइक अ डिसऑर्डर वेयर यू कैन ओनली कंट्रोल इट एंड देयर इज नो रिवर्सिबल कंडीशन जो आप वापस पहले के जैसे हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन होती है, खासकर ऐसा किस एज ग्रुप में ये इतना एग्जैक्टली ये जो एल्जाइमर डिजीज के लिए जो डाइट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, Yes. वो एग्जैक्टली इफेक्टिव होता है और उसके प्रिवेंशन को, जैसे अर्ली एज, जैसे डॉक्टर एसली ने बताया, कई छोटे कम उम्र के लोगों में भी इस तरह के सिम्टम्स देखे जा रहे होते हैं। ये प्रोग्रेशन धीरे धीरे कम एज में 35, 40, 55, 60 के पहले ही देखा जा रहा होता है। अर्ली एज में हम ऐसा क्या इस्तेमाल करें, ऐसे किन चीजों को रोज के अपने डाइट में इंक्लूड करें सो दैट खासकर वो पेशेंट जो पहले से ही डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है, अगर डिमेंशिया प्रोन है तो उसको वो काफी हद तक डिले कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक टू बिगिन विथ सबसे पहली चीज तो जिन सबको डायबिटीज है, राइट, all the people who have diabetes should be careful. They should be very, very careful about something like this. Especially there are, a newer age of, as Dr. rightly mentioned, there's a newer age of, young adults who have some of the other kind of mental health issues. They have constantly high functioning anxiety. There could be a lot of cases of a lot of, depression cases. There could be some or the other conditions where there could be a lot of trauma as well, where the patient cannot get out of that cycle for a very, very long time. It takes years in that condition. तो ऐसी चीजों में, ऐसे conditions में हम ये एक कैटेगरी पॉपुलेशन है जो सबसे ज्यादा अवेयर होनी चाहिए। डायबिटिक्स को तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा अवेयर होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये जो बाकी के जो फंक्शंस है, जैसे मैंने समझाया कि अगर आप ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक नहीं फील करते, अगर आपको इतना उत्साह नहीं है, अगर आपको अंदर एक मेलनकॉली टाइप फीलिंग आ रही है ऑल द टाइम, you should be careful about these things, because as I said, a mind is such a fragile thing. It's fragile because it catches on to everything around us. हर एक चीज को इतने जोर से पकड़ के बैठता है अपना ये जो मन है। तो we have to be in a place where number one, हम डाइट का ध्यान रख रहे हैं, फिटनेस, एक्सरसाइज, the mind also needs exercise. Endorphins, oxytocin, all these things are only released if we are going to exercise our mind and our body. Very, very important. That connection is very important. So हम खाने की बात करेंगे, पर important, number one, more important than that is exercise, क्योंकि ये करना बंद कर दिया है लोगों ने। जो एब्स के लिए एक्सरसाइज करेगी, शादी होने से पहले 6 महीने एक्सरसाइज करेगी, पर अपने माइंड को तंदुरुस्त रखने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। So please start a regime where you're taking care of yourself, you're taking care of your body. And the third very, very important thing is get help. Please get help. Go to a good counselor, go to a good psychiatrist, go to a dietitian, go to a nutritionist, go to a doctor. If you feel that you are somebody who is not functioning at your optimum level, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, अंदर ही अंदर रखने से उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हमने इसके बारे में पहले भी बहुत बार बात की है कि अगर चीजें जल्दी पकड़ में आ जाती है, उसका सोल्यूशन जल्दी निकल जाता है, ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है आपको जो समझता है और जो आपको हेल्प कर सकता है राइट टाइम पे, तो आगे का आपको प्रोग्रेशन बहुत लेटर स्टेज में दिखेगा। 30s 40s में ये सब कंडीशंस अगर आने लगी आपको, और अगर उसको जड़ से पकड़ के हेल्प लेके, सपोर्ट लेके, काउंसलिंग करके अगर आपने धीरे धीरे रिवर्सल का प्रोसेस चालू किया, तो एटलीस्ट आप पुश कर सकते हैं ये चीज को। अवॉइड नहीं कर सकेंगे, पर शायद आप इसको पुश कर सकेंगे more 10 years, more 15 years to be in your prime at least, Yes. So these things are more important than बनाना खाने से क्या होगा, पालक खाने से क्या होगा, ओमेगा 3 खाने से क्या होगा। खा तो सब कुछ सकते हैं, पर
साथ साथ में और क्या चीजें हमें करनी है जो इसको एक्चुअली जड़ से उखाड़ के थोड़ा और सपोर्ट दे सकता है? जी बिल्कुल। और डॉक्टर मिस्त्री, आप जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स एल्डरली हैं, उन्हें ये सिम्टम्स वो देख रहे होते हैं। जैसे हमारे एक ऑडियंस का ही सवाल हमारे पास है जो मैं शामिल करना चाहूंगी। इनका कहना है कि आई हैव बीन सेंसिंग सम साइंस ऑफ डिमेंशिया लेटली इन माय फादर्स बिहेवियर हु इज 75 years old एंड व्हाट प्रिकॉशन शुड आई स्टार्ट टेकिंग। यानी उनके जो फादर है वो डिमेंशिया के उनके सिम्टम्स दिखने जा रहे हैं, उन्हें उनके सन का कहना है कि उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस अभी से ही स्टार्ट करने चाहिए। There are the three stages of the dementia: early age of dementia, moderate dementia, and the severe dementia. At the starting of the illness, there will be a chances of the forgetfulness. मतलब मैं छोटी-छोटी बातें भूल जाते हैं। उसमें ज्यादातर ऐसा तो रिसेंट मेमोरी लॉस होता है। 24 घंटे या फिर 48 आवर्स का जो हमने सुबह में क्या खाया था, आज कौन सा वार हुआ, आज कौन सा महीना चल रहा है, नजदीक में त्योहार कौन सा गया, तो ये छोटी-छोटी बातें वो भूलने लगती है। तो उससे हमें क्लू मिल जाता है कि this or she or this person is heading towards the dementia or something else. प्रोग्रेसिवली क्या होता है कि जब भी हमें 25-30 साल पुरानी बातें पूछे तो उसको सब याद रहता है कि मेरा बर्थडे डे आता है, मैं स्कूल में ये स्कूल में पढ़ता था, ये मेरे दोस्त थे। तो जो रिमोट मेमोरी होती है वो इंटेक्ट होती है, लेकिन जो रिसेंट मेमोरी होती है 1 या 2 दिन पहले वो बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली उसके इमोशंस होने लगे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगे, चिड़चिड़ापन होने लगे, रिग्रेसिव बिहेवियर मतलब चाइल्डिश बिहेवियर करने लगे, सबके सामने कपड़े निकाल दे, अचानक हंसने लगे, बातें करने लगे, गुमसुम रहे। फिर रात को नींद नहीं आए, मतलब आइडियली ऐसा होता है कि शुड बी 6 to 8 hours ऑफ द साउंड स्लीप। जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होती है तो हम सबने एक्सपीरियंस किया है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज वाले ग्रुप है, उसमें हार्डली 3 या 4 घंटे की नींद आती है। तो वो मिडनाइट में उठ जाते हैं, फिर वो हेलुसिनेट करने लगते हैं कि somebody is calling me, somebody is conspiring, if two people are talking in between they feel that they are talking about me only। तो वो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और सस्पिशियस हो जाता है। ये सब सिम्टम्स होते हैं, डिमेंशिया के सिम्टम्स होते हैं। अगर वो प्रोग्रेसिवली बढ़ जाए तो फिर उसमें वेजिटेटिव फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब उसमें यूरिन कंट्रोल नहीं रहता, स्टूल कंट्रोल नहीं रहता, फूड हैबिट डिस्टर्ब हो जाती है, कपड़े में पेशाब कर लेते हैं, एग्रेसिव होने लगते हैं, हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर होने लगता है। तो दिस आर द सीवियर स्टेज ऑफ डिमेंशिया। As the Karisma has rightly mentioned, early pickup and early diagnosis you have the very good prognosis. If there is behavioral changes in like the personality changes, in the mood swings, in the sleep absence or executive functions like forgetfulness, attention, concentration, memory, you have to consult your neuropath physician. But there is so much stigma related to psychiatric illness in our country and all over the world. People are suffer करते हैं कि मैं थोड़ी साइकियाट्रिस्ट को पागलों के पास डॉक्टर के पास जाऊं, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो पूरे दिन उसकी दवाई पूरी जिंदगी खाने पड़ेगी, पूरे दिन सोते ही रहोगे, वेट गेन हो जाएगा। तो दे ट्राई टू अवॉइड द कंसल्टेंट एंड द साइकियाट्रिस्ट। तो डे बाय डे वो इतना सीवियरिटी बढ़ जाता है, फिर आगे उसको कोई मेंटल रिहैब में रखना पड़ता है, कोई ओल्ड एज रिहैब सेंटर में रखना पड़ता है। So if you are suffering from any psychiatric disorder, don't hesitate to consult your nearby mental health professional or the psychologist. आजकल हम देख रहे हैं कि पर्सनल डायटिशियन रखते हैं, पर्सनल जिम ट्रेनर रखते हैं, पर्सनल कार्डियोलॉजिस्ट रखते हैं। तो अगर हमें कुछ मूड स्विंग्स आ रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स में किसी को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, तो हम पर्सनल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को क्यों कंसल्ट नहीं करें? साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि बहुत सारी मेडिसिन है जिसकी वजह से डिमेंशिया का प्रोग्रेशन अटक सकता है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट एंड एडजस्ट द पर्सन एंड सिचुएशन इज देयर। स्ट्रेस को हम दूर नहीं कर सकते, हमें यही लाइफ में जीना है। अगले 5, 10, 15, 20 साल में स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा, तो वी हैव टू कोप अप विद द स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सरसाइज। तो व्हाट इज द ब्रेन सैनिटाइजिंग एक्टिविटी? उसमें मैं करिश्मा के साथ आगे फिर तुरंत 3-4 पॉइंट ऐड करूंगा कि ब्रेन सैनिटाइजिंग एक्टिविटी में आपको 6 से 8 घंटे वाली गहरी सुकून वाली नींद चाहिए, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स व्हिच कंटेन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। किसी भी सिचुएशन में गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए। जितना हम हाइपर होते हैं, एंग्जियस होते हैं, पैनिक होते हैं, तो हमारा जो ब्रेन फंक्शनिंग होता है डिटोरेट होने लगता है, हमारा कंसंट्रेशन, मेमोरी, मूड स्विंग्स की वजह से आगे वेजिटेटिव फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। चौथी चीज, यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 35 to 40 minutes in yourself in your day-to-day activity। उसमें आपको किसी भी तरह इन्वेस्ट करो, आपकी हॉबीज हो, इसमें टीवी देखो, अखबार पढ़ो, भगवान का नाम लो, जुम्बा डांस करो, योगा, साइकिलिंग, वॉकिंग या फिर गॉसिपिंग करो, गप्पे बातों, चैटिंग करो। इसमें से क्या होता है कि पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन होता है वो पॉजिटिवली चैनलाइज हो जाता है, तो अपनी जो मेंटल हेल्थ होती है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। तो उतना थोड़े लाइफस्टाइल आप अपने आप अच्छे से मैनेज करोगे तो आगे जाके डिमेंशिया के चांसेस कम रहेंगे। अगर बहुत ज्यादा सिम्टम्स लगे तो आप एमआरआई भी करवा सकते हो, उसमें अगर चेंजेस मिले तो आप नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट के कंप्लेंट करके मेडिसिन और डाइट पे अच्छे से ध्यान रखें, तो ये प्रोग्रेशन कर सकते हैं और अच्छे से बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। जी
तो ग्लोबली जिस तरह से हमने बातें की, ये डिमेंशिया जो बीमारी है, इसकी संख्या, इसका जो डेटा मैंने शेयर किया वो काफी अलार्मिंग है। 16 देशों में एक ग्लोबल डेटा के हिसाब से 60 वर्ष या उससे अधिक लोगों में करीब 6% ऐसे लोग हैं जिसमें डिमेंशिया देखा जाता है। इसमें इंडिया में शामिल है, यानी भारत भी शामिल है। और सिर्फ भारत में ही कम से कम 4 मिलियन भारतीय ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह के डिमेंशिया से पीड़ित हैं। समय है कि हम समय रहते ही इसके ऊपर काम करें, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। जहां तक हमें जरूरत महसूस हो, हमें बिल्कुल ही कंसल्टेंट, एक्सपर्ट्स, साइकेट्रिस्ट और अपने जैसे डॉक्टर मिस्त्री ने बहुत ही सही कहा कि आज के दिन में हम पर्सनल ट्रेनर्स बिल्कुल ही रखते हैं, उसमें शो ऑफ भी करते हैं कि हमारे पर्सनल ट्रेनर्स हैं, लेकिन हम अपने मेडिकल हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं करते और हर बार उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। मेंटल हेल्थ और मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर्स आज के दिन में भी भारत में बिल्कुल ही एक स्टिग्मा की तरह से लिया जाता है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये बिल्कुल ही नॉर्मल ट्रीट किया जाता है। हमारे यहाँ मेंटल डिसऑर्डर्स, डॉक्टर्स को विजिट करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इस टैबू से हमें बाहर आना जरूरी है। जिस तरह से हमारे फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी मेंटल हेल्थ भी है। आप इसमें बिल्कुल ही ट्राई न करें, गूगल सर्च करने के बजाय आप हमेशा एक्सपर्ट्स के पास जाएं और उनसे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, डिस्कस करें, ताकि समय रहते ही आप उससे रिवर्स करने की तरफ कुछ भी पॉजिटिव कदम बढ़ा सके। आशा करती हूँ कि आज का हमारा जो डिमेंशिया पे वीडियो है, अल्जाइमर्स डिजीज पे, आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और साथ ही साथ आपके जो भी रिव्यूज हैं, जो आपको जो भी सजेशंस है, काइंडली हमारे फेसबुक पेज को शेयर करें। और इसी तरह से मेडी सर्कल में हम इसी तरह के तरह तरह के जो डिजीज हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में एक्सपर्ट से बात करेंगे, सो दैट कि आप एक खुल करके अपने सारे सवालों को के जवाब उनसे पा सकें। Thank you so much, Karishma, and thank you, Dr. Kala Mistry, for joining us today. Thank you.